वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी न्यू सीरीज आईसीएससी, जहां पर मैथ, साइंस, एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री एट learnhub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 7। टॉपिक हमारा है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक्स की, कौन कौन से कवर करेंगे। तो देखिए, चैप्टर एंड टॉपिक्स आपके पूरे कवर होंगे। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो बात करेंगे। मेडिवल पीरियड इन यूरोप, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर, ठीक है। एंशिएंट रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ। फिर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, किस तरीके से क्रिश्चियनिटी जो थी वो स्प्रेड हुई हर जगह पे। फिर आता है द क्रूसेड्स, मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे क्रूसेड्स एंड मोनेस्ट्रीज जो थे वो थे क्या और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे मेडिवल पीरियड इन यूरोप की, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड इन यूरोप, इस पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सबसे पहली चीज़ कि मेडिवल पीरियड है क्या। मेडिवल पीरियड जो है वो आपका एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच का ट्रांजिशन, बीच का पीरियड है, जिसे कि ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है ना। चाहे यूरोप हो या कोई भी कंट्री हो, एंशिएंट से मॉडर्न की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो बीच का टाइम पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है और उसे हम मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। द मेडिवल पीरियड इन यूरोप वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि यूरोप का जो मेडिवल पीरियड था वो कब से कब तक था। अगर आपको याद होगा तो मेडिवल पीरियड वहाँ हमने देखा था 600 CE टू 1500 CE था, ठीक है। 600 CE से 1500 CE का जो टाइम पीरियड था ये आपका था क्या, मेडिवल पीरियड, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक। चीज़ों को सर्च किया गया, अपनी जो थीसिस रही, अपनी स्टडी रही, उसके बेस पर डेट बताई गई, बट वो एक्यूरेट नहीं होती है। दूसरी चीज़ की चीज़ें जो चेंज होती हैं वो ऐसा नहीं कि आज हम सो रहे हैं तो अभी एंशिएंट पीरियड है, कल हम सो के उठ रहे हैं तो तुरंत मेडिवल पीरियड हो जाएगा, ऐसा है नहीं। उसमें एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हर कंट्री में। तो यहाँ भी हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, जिसके बेस पर माना जाता है कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि मेडिवल पीरियड जो रहा वो रहा 700 टू 1600 CE, ठीक है। 700 टू 1600 CE। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मेडिवल पीरियड जो था वो 900 टू 1000 ईयर्स तक चला, ठीक है। इट कवर्ड अ पीरियड ऑफ अबाउट 900 टू 1000 ईयर्स, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड के बारे में यहाँ हमने बात की। आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर की बात करें कि एंशिएंट रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न थे। एक क्विक सा हम लोग पहले समझेंगे कि क्या था कि एंशिएंट रोमन एम्पायर जो था पहले स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर से यानी कि ट्राइब्स आते हैं जो कि उस पर बार बार अटैक करते हैं। अटैक बार बार होने की वजह से क्या होता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती है और इस तरीके से रोमन एम्पायर जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझेंगे। इम्पैक्ट ऑफ बार्बेरियन इन्वेजन्स, ठीक है। तो ये मेन इम्पैक्ट था, ठीक। क्या था कि रोमन एम्पायर जो था उसके फॉल होने का। हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर जिसका कि इंडिया के साथ भी ट्रेड था, 5th सेंचुरी के लास्ट से क्या होता है, रोमन एम्पायर जो होता है धीरे 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 टूटने लगता है। क्यों टूटने लगता है कि हम देखते हैं देयर वाज रिपीटेड अटैक्स, कि उस पर बार बार अटैक होते हैं। किसके द्वारा, जर्मेनिक ट्राइब्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। रोमन जो था एंशिएंट रोमन एम्पायर, उस पर बार बार जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे उनके द्वारा अटैक हो रहा था, जैसे कि गोथ्स थे, वेंडल्स थे, फ्रीक्स थे, इनके द्वारा बार बार उस पर अटैक किया जा रहा था, ठीक है, जिन्हें कि बार्बेरियन इन्वेजन्स भी कहा गया। अब बार बार अटैक करते हुए ये लोग क्या था, ये लोग एंटर भी कर गए। एंटर करके क्या हुआ कि रोमन एम्पायर जो था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है। यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय करते समय इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जो बड़ी खूबसूरत सिटी रोम थी उसको छोड़ दिया जाए, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद ये
रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न पार्ट था उधर भी एंटर कर गए और उसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इससे हो क्या रहा है कि कोई बार बार अटैक कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अपने आप ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब होती जाएगी। और यही सारे कारण थे कि ये अटैक होना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो ख़राब हो जाना, ये मेजर फैक्टर थे किसके, रोमन एम्पायर, एंशिएंट रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के। बाइजेंटियम, बर्थ ऑफ अ न्यू एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर को 395 BCE के दौरान, ठीक है, रोमन एम्पायर 395 BC के दौरान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन था वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट सेकंड, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट था ईस्टर्न पार्ट एंड सेकंड था वेस्टर्न पार्ट। तो उसको जब डिवाइड कर दिया गया तो आपको याद होगा कि कॉन्स्टेंटाइन के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया था कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटियम की तरफ। ठीक है, तो यहीं पे बाइजेंटियम एक नए एम्पायर का जन्म हुआ। ठीक है, तो बाइजेंटियम जो कि ईस्टर्न की तरफ था, जिसकी कैपिटल क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने अभी पहले क्या देखा, वेस्टर्न पार्ट जो था वहाँ पे भी अटैक हो रहे थे, बट वो क्या था कि वो उससे उतनी फाइट नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्या था कि उन लोगों ने जो एनिमी थे उस टाइम के, यहाँ एनिमी लिखा है तो आपको ध्यान देना है, वो एनिमी थे कौन, वही बारबेरियन इन्वेजन जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, या फिर वो जो ट्राइब्स थे, ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने ईस्टर्न पार्ट पे भी अटैक किया था, बट जो ईस्टर्न पार्ट था उसने सक्सेसफुली उनसे फाइट की, और साथ ही साथ क्या किया कि जिस तरीके से ये वेस्टर्न पार्ट जो था वो हार रहा था, बट ईस्टर्न पार्ट जो था उसने सक्सेसफुली उनसे फाइट की और अपनी लेगेसीज जो थी उन्हें प्रिजर्व कर कर रखा। ठीक है, उन्हें बचा कर रखा। बाइजेंटियम वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाई द एनिमी बट कॉप्ड मोर सक्सेसफुली देन इट्स वेस्टर्न काउंटर पार्ट एंड प्रिजर्व इट्स लेगेसीज। ठीक है, तो उसके समकक्ष जो वेस्टर्न पार्ट था उससे अपने को बचा कर रखा। चलिए, बाइजेंटियम न्यू एम्पायर के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं, These Germanic tribes lived on the frontiers of the Roman Empire for over a century. Over a century हम देखते हैं ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे ये फ्रंटियर बन के रहे रोमन एम्पायर में, यानी कि उसकी सीमाओं पर ये रहे। अच्छा, ये जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे ओवर अ सेंचुरी जब वहाँ पर रहे, 1 सेंचुरी से ज़्यादा का टाइम उन्होंने बिताया, तो जाहिर सी बात है कि अपने साथ अपने ट्रेडिशंस, ठीक है, अपने कल्चर को ये लेके आए थे। अब इनका ट्रेडिशन और कल्चर की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये सेमी सिविलाइज्ड थे, पूरी तरह से सिविलाइज्ड नहीं थे, सेमी सिविलाइज्ड थे ये लोग। ठीक है, अपना कल्चर और अपना ट्रेडिशन जो था वो चीज़ें वहाँ लेके आए थे साथ में। भाई ये चीज़ें तो साथ चलती हैं हमेशा, कोई कहीं भी रहे। तो क्या था कि जाहिर सी बात है कि ये लोग हो सकता है दूसरों की चीज़ों को देखेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, और ऐसे ही रोम के लोग जो होंगे वो इनसे कुछ सीखेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं लोग एक दूसरे को देखते हैं तो सीखते हैं। तो जब ओवर अ सेंचुरी पीरियड जो उन्होंने वहाँ पर बिताया, उस दौरान ये चीज़ें भी रहीं। As the unity of Europe ended, new forms of government and new centers of power had to be found. अब क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, जब हम देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की यूनिटी जो थी वो क्या हुई, ख़त्म हो गई। वेस्टर्न यूरोप की यूनिटी जब ख़त्म हो गई तब हम देखते हैं न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंटर एंड पावर, ठीक है, सेंटर्स ऑफ पावर जो थे वो खोजे जाने लगे कि जैसे नई गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होगा, कि ठीक है किस फॉर्म में गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, सेंटर ऑफ पावर जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया जाए, ऐसी चीज़ें जो थी वो खोजी जाने लगी। द वन यूनिटिंग फैक्टर वॉज क्रिश्चियनिटी एंड रोमन चर्च। अब देखिए, एक तरह से क्या था, ये लोग टूट गए थे लेकिन फिर भी नई चीज़ें खोजी जा रही थी, बट यहाँ पर यूनिटी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, यूनिटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी एक चीज़ थी यूनिटी में, क्या थी, एक तो वो क्रिश्चियनिटी थी और दूसरी क्या थी, दूसरी थी रोमन चर्च, कि ये चीज़ें जो थी वो सबके लिए कॉमन थी, कि क्रिश्चियनिटी थी और चर्च। जैसे आप अगर देखोगे तो बॉन्डिंग कहाँ पर रह जाती है, अगर आप दूसरी कंट्री की बात छोड़िए, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी बनती है, बॉन्डिंग उससे अच्छी बनती है जो आपके स्टेट का है। ठीक है, उससे ज़्यादातर अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर यूनिटी ज़रूर ख़त्म हो गई थी, बट एक फैक्टर जो था
वो इनकी यूनिटी के लिए था। एक तो ये था कि क्रिश्चियनिटी, और दूसरा था रोमन चर्च। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी देखेंगे हम इसमें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अर्ली मेडिवल यूरोप, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल यूरोप के दौरान हम देख रहे हैं जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर वो क्या था, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होना। देखिए, जो हमने इसके पहले देखा कि जो ट्राइब्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चर्च वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो लोग जो थे अपना रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सक रहे थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा, जीसस, उनकी बातों को लोग अडॉप्ट कर रहे थे, बट क्रिश्चियनिटी जो थी वो स्प्रेड नहीं हो रही थी तेजी से। फिर जीसस के बाद जो उनके डिसाइपल्स थे वो भी लोगों के बीच में जा रहे थे, बातें कह रहे थे, बट तब भी क्रिश्चियनिटी जो थी वो डेवलप नहीं हो रही थी तेज़ी से। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं एक टाइम के बाद जब कॉन्स्टेंटाइन आते हैं 4th सेंचुरी के दौरान, वहाँ से क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड होना शुरू होती है। इसलिए हम देखते हैं 400 CE के दौरान मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो नॉन क्रिश्चियन थे यूरोप में। ठीक है, फिर 900 CE के दौरान हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वो कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, इसके अलावा भी क्या था, तेजी से वो क्रिश्चियनिटी जो थी, रीज़न एक कॉन्स्टेंटाइन तो था, ठीक है, वहाँ से चीज़ें जो थी वो डेवलप चेंज हुई। उसके अलावा एक बड़ा रीज़न ये भी था कि अब यहाँ से स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया क्रिश्चियनिटी को। अब जब स्टेट रिलीजन वो डिक्लेयर हो गया, फिर बहुत सारे जो फ्यूडल लॉर्ड थे या फिर रूलर थे, किंग थे, वो सभी कन्वर्ट होने लगे क्रिश्चियनिटी में। अब जाहिर सी बात है, जहाँ का किंग जो होगा वो कन्वर्ट होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने लोगों को, जो उनकी प्रजा है, उनको भी वो कन्वर्ट करा लेगा अपने में। तो इसी वजह से ग्रुप में बाकी लोग भी जो थे उन्हें कन्वर्ट कराया जाने लगा क्रिश्चियनिटी में, और इसी वजह से यहाँ से हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी जो थी वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगी। अब जब क्रिश्चियनिटी तेज़ी से डेवलप हो रही, स्प्रेड हो रही थी, तो यहाँ से क्या होता है, वेल्थ एंड पावर दोनों ही बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, वेल्थ पावर बढ़ रही है, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से चर्च वगैरह जो है वो मल्टीप्लाइड होने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये कारण था चर्च के मल्टीप्लाइड होने का, या फिर क्रिश्चियनिटी जो थी वो किस तरीके से स्प्रेड हो रही थी। आपने देखा क्रिश्चियनिटी एंड चर्च ये सभी बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहे थे। फिर आगे हम देखते हैं मॉन्क जो थे, मॉन्क यानी कि भिक्षु एक तरह से, तो मॉन्क जो थे वो क्या किए, उन्होंने खुद को इन चीज़ों से वो काफ़ी उत्साहित थे, खुश थे, और जिससे कि उन्होंने अपने आप को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया कैसे, रिलीजियस ऑर्डर में, जिसके तहत अब उनका मिशन क्या था, उनका मिशन था अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना, जिसके लिए उन्होंने जगह जगह मॉनेस्ट्रीज जो थी वो इस्टेब्लिश की। मॉनेस्ट्रीज जहाँ पर ये रहा करते थे, यानी कि मॉन्क जहाँ पर रहते थे उसे मॉनेस्ट्री कहा जाता था। ठीक है, जगह जगह पर उन्होंने मॉनेस्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश की, जहाँ पर रिलीजियस स्टडीज़ के साथ ही साथ अदर स्टडीज़ जैसे कि आर्ट हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, ये सारी स्टडीज़ भी वहाँ पर कराई जाती थी। दीज मॉनेस्ट्रीज बिकेम ग्रेट सेंटर्स ऑफ स्कॉलरी, लिटरेचर एंड रिलीजियस स्टडीज़। ठीक है, इस तरह की सारी तरह की शिक्षाएँ यहाँ पर दी जाती थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंटरनेशनली रिनोन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड ग्रू आउट ऑफ मॉनेस्ट्रीज। इन ये जो यूनिवर्सिटीज़ हम आज के टाइम में जानते हैं, काफ़ी फेमस है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ये सभी क्या पहले मॉनेस्ट्रीज़ ही थी, फिर बाद में इनको चेंज किया, यहाँ पर हर चीज़ों की एजुकेशन जो थी वो दी जाने लगी। तो यानी कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मॉनेस्ट्री से ही आगे डेवलप हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हुई। As the wealth and power of the church grew, it became increasingly conservative and authoritarian. ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे पावर जो थी वो बढ़ती गई। ठीक है, यहाँ पर चर्च जो थी और उनके लोगों की पावर जो थी वो हम देखते हैं बढ़ती गई, जिससे कि आगे चलकर वो बढ़ गए उसमें क्या, कंजर्वेटिव और अथॉरिटेरियन, उनकी संख्या बढ़ गई। पहले क्या मिशन था कि अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, स्प्रेड करना है। अब उसमें क्या हुआ कि ये चीज़ें बढ़ने के साथ ही साथ लोग जो थे उसमें कंजर्वेटिव थॉट के भी आ गए। क्यों कंजर्वेटिव थॉट, यानी कि अब वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे। उनका ये मानना होगा कि लोग जो होंगे वो उनकी ही बातें मानेंगे। ठीक है, इसलिए विच डिमांडेड कंप्लीट सरेंडर फॉर एवरी क्रिश्चियन, और जो कि डिमांड करते थे कि उन्हें लगता था ये पूरी जो अथॉरिटी है
इस रिलीजन की वो उनकी है, ठीक है, ये सब कुछ उनका है। बाकी जो क्रिश्चियंस हैं वो उनकी बातों को माने, उनके प्रति वफादार रहें, उनके लिए वो वफादार रहें, ठीक है, उनकी सारी बातें माने, ओबीडियंट उनके लिए रहे, इस तरीके की उनकी डिमांड थी, इस तरीके की उनकी थिंकिंग थी। अब बात करते हैं द क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध। अब ये धर्म युद्ध किस लिए हुआ, किन के बीच में हुआ, वो आइए डिस्कस करते हैं। तो 11वीं सेंचुरी में हम देखते हैं जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, जो क्रिश्चियन एम्परर था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसकी लैंड पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। इसके पहले उन्होंने क्या किया था, जेरूशलम जो था उसे कैप्चर कर लिया था, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण से पहले ही जेरूशलम को कैप्चर कर लिया था। जेरूशलम क्या था, इनकी होली लैंड थी, जो क्रिश्चियन थे उनकी होली लैंड थी। क्यों थी, क्योंकि यहीं पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जहाँ से क्रिश्चियनिटी जो थी वो स्टार्ट हुई थी, है ना। तो जब उनकी होली लैंड को भी कैप्चर कर लिया और यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल पे भी अटैक कर दिया, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आ गया। अब लोग बदला लेना चाहते थे और इसीलिए जो पोप थे उन्होंने अपील की लोगों से कि वो आए, इस क्रूसेड का हिस्सा बने, इस क्रूसेड में लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो पोप की तरफ से अपील की गई पार्टिसिपेशन के लिए। और इसके अलावा क्रिश्चियन जो थे उन्होंने 8 मिलिट्री कैंपेन जो था इनके अगेंस्ट, जो मुस्लिम थे इनके अगेंस्ट 11 से 13 सेंचुरी के बीच में चलाया। अब देखिए इतना सब कुछ हुआ कि पोप ने अपील भी किया, उसके अलावा कैंपेन भी चलाया, मिलिट्री कैंपेन, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो फेल हो गए, उन्हें सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। लेकिन सक्सेस तो नहीं मिली बट एक बड़ा चेंज आया, ठीक है। क्या चेंज था वो हम देखते हैं। चलिए, सक्सेस तो नहीं मिली, वो फेल हो गए, लेकिन चेंजेस क्या बड़े हुए वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्रूसेडर्स जो थे वो कांटेक्ट में आए किसके, इन ग्रीक्स एंड तुर्क्स के, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे थे, क्रूसेडर्स लोगों के बीच में जा रहे थे। क्रूसेडर्स कौन थे, जो क्रूसेड कर रहे थे, जो धर्म युद्ध कर रहे थे, वो थे क्रूसेडर्स, ठीक है। तो जो ये क्रूसेडर्स थे वो लोगों के कांटेक्ट में आए, ग्रीक एंड तुर्क्स के अपने ट्रैवल के दौरान, और इनसे इनकी जो अच्छाइयाँ थी, इनके कल्चर में, इनके रिलीजन में कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी सीखी, वो हम समझते हैं। तो जो अच्छाइयाँ थी वो इन्होंने ली। जैसे जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसमें कई सारी बुराइयां आ गई थी। जब हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ था उस टाइम में रिलीजन कुछ और था। उसके बाद जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये प्रोग्रेस करता जाता है, इसमें बुराइयां आती जाती हैं, तो लोगों को अपनी जो इनके रिलीजन की बुराइयां थी वो समझ में आई कि दूसरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो इन्होंने समझा। इसके अलावा इन्होंने जो थे इनसे गन चलाना सीखा। अब यहाँ पर दो चीजें चेंज हुई कि इनको अपने धर्म की बुराइयां समझ में आई, जिससे इनके अंदर एक जागरूकता आई, रेनेसेंस आया, ठीक है। इसके साथ ही साथ गन चलाना सीखा। तो अब ये चीज इनकी सोसाइटी में क्या चेंज लाई कि फ्यूडलिज्म जो बहुत ज्यादा हावी हो रहा था, अब उसकी बहुत लंबे समय तक जरूरत नहीं है। यही एक बड़ा चेंज था, ठीक है, और जो कि कारण बना डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म की, फ्यूडलिज्म के अंत का कारण बना। कैसे बना वो हम लोग अभी आगे समझते हैं। अब यहाँ से यूरोपियन जो थे वो इस्टेब्लिश करने लगे डायरेक्ट ट्रेड लिंक किसके साथ, विथ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अदर पार्ट्स के साथ यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो अपने लिंक इस्टेब्लिश करने लगे, यानी अदर पार्ट्स के साथ वो ट्रेड करने लगे। अब जब जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वेल्थ भी आएगा, ठीक है। तो एज ट्रेड इंक्रीज यूरोपियन इकॉनमी फ्लरिश, ठीक है, तो उनकी इकॉनमी जो थी वो फ्लरिश होने लगी। ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर डिमांड बेटर कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ से वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की लोग जो हैं आसानी से ट्रेड कर सकें, ठीक है, वो चीज़ें इंक्रीज हो सके, इसके लिए बेटर लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो लोग डिमांड करने लगे कि वो आसानी से लोगों के साथ ट्रेड कर सके, उन पर कोई रोक ना लगाई जाए। दे पे टैक्सेस टू द किंग, दिस इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल पावर। यहाँ से देखिए फ्यूडल पावर जो है वो डिक्लाइन होती है कि जब हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेड उनका बढ़ रहा था, ठीक है, साथ ही साथ इकॉनमी जो थी वो फ्लरिश हो रही थी, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे कि जो किंग था उसे टैक्स पे करने लगे। ट्रेड अच्छा हो रहा था तो उन्हें किंग को टैक्स देना था, तो किंग को टैक्स देने लगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, किंग के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आ रहा था, जिसकी वजह से जो किंग थे उनकी भी कंडीशन जो थी वो अच्छी हो रही थी, जो पहले फ्यूडलिज्म, ठीक है, फ्यूडल्स के अंडर में थे। फ्यूडल्स के अंडर में क्यों थे, क्योंकि फ्यूडल जो थे उनके वो बड़े लैंड ओनर्स होते थे, उसके अलावा जो फार्मर्स थे उनसे भी वो चीज़ें लाकर जो किंग थे उनको दिया करते थे। इसके अलावा किंग के लिए आर्मी की व्यवस्था जो थी, ठीक है, आर्मी के जो थी वो
किंग को यही फ्यूडल्स जो थे वो दिया करते थे। अब जब किंग के पास अच्छा खासा हम देख रहे हैं कि धन आने लगा, इकॉनमी अच्छी आने लगी, तो किंग जो थे वो अपनी आर्मी खुद ही रखने लगे, तो उससे उनकी कंडीशन जो थी वो बेटर होने लगी और इस वजह से उनको लगा कि अब इन फ्यूडल्स की उन्हें ज़रूरत नहीं। और यहीं से फ्यूडल, क्योंकि फ्यूडल जो थे कि उनके किंग ज़रूर वो किंग होते थे बट फिर भी फ्यूडल्स का उन पे कंट्रोल होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि किंग को लगा उनको अब फ्यूडल्स जो हैं उनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, वरना वो ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो इस वजह से फ्यूडल पावर जो है वो यहाँ से डिक्लाइन होने लगी। द क्रूसेड्स, मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे। क्रूसेड्स एंड मोनेस्ट्रीज के बारे में हमने अभी जिक्र किया था, उनका इम्पैक्ट क्या रहा, अब हम लोग वो बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा चर्च जो है जगह जगह इस्टेब्लिश हो रही थी, ठीक है। आगे क्या होता है वो चीज़ें हम समझेंगे। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी। देखिए हम देखते हैं कि मेडिवल टाइम में जो यूरोप था, यूरोप के जो रोम के जो चर्च थे वो लगभग सभी जगह इस्टेब्लिश हो गए थे, ठीक है। हर छोटे छोटे गांव, कस्बे, मतलब जो टाउन था, विलेज था, हर जगह पर चर्च जो थे वो इस्टेब्लिश हो गए थे। अब इस जो मॉन्क वगैरह थे, ठीक है, यानी कि भिक्षु मॉन्क जो थे, उनका काम क्या था, उनका काम था प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी, ठीक है। तो उनका काम था रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी जो थी, लोगों में इस तरीके की एकता या फिर इन चीज़ों को बढ़ावा देना। इसके अलावा इनका काम क्या होता था, जाकर सोसाइटी में लोगों के बीच में रहना। क्यों ऐसा ज़रूरी था कि सोसाइटी में लोगों के बीच रहना इनके लिए ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था जब वो लोगों के बीच में रहेंगे तभी रिलीजियस और कल्चरल प्रमोशन जो है वो कर सकेंगे। उनका काम और था हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी। उनका काम था कि जो लोग पुअर हैं या फिर जिनको ज़रूरत है, जो नीडी हैं, उनकी हेल्प करना, ठीक है। पुअर जो हैं या जो सिक हैं उनकी हेल्प करना, उनकी उन्हें सर्विस देना, ये चीज़ें, ठीक है। मॉन्क इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ मेडिवल सोसाइटी, ये हमने जाना। कुछ पायस मॉन्क थे जिनका की काम क्या होता था, जो कि जाके अलग रहते थे, ठीक है। पायस प्रीस्ट वगैरह कह सकते हैं। तो वो क्या थे, वो लोगों से आइसोलेट होकर रहा करते थे, ठीक है। द प्लेस वर मॉन्क लिव्ड केम टू बी कॉल्ड अ मोनेस्ट्री, ठीक है। तो ये हमने अभी बात की थी पहले भी कि जहाँ पर मॉन्क रहते थे उसे मोनेस्ट्री कहा जाता था। और ये मॉन्क होते थे ये मैरिज नहीं करते थे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता था, इनका काम सिर्फ ये था कि इनको स्पिरिचुअल मैटर पे ध्यान देना था, रिलीजियस और कल्चरल जो मैटर थे इनको बढ़ाना था। साथ ही साथ जो अभी हमने बात की हेल्पिंग द पुअर, नीडी, ये सारे काम इनके लिए थे। इसके अलावा जो विमेन थी वो भी ऐसे ही काम में लगी थी, जिनको कि नन कहा जाता था, ठीक है। जो बॉयज़ हैं या मेन हैं उनको मॉन्क कहा जाता था, गर्ल्स जो होती थी उन्हें नन कहा जाता था। उनका भी काम यही था कि स्पिरिचुअल मैटर्स जो हैं उन पे ध्यान देना, साथ ही साथ जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, उनकी हेल्प करना, जो सिक हैं उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ननरीज फॉर वुमेन वो उनके रहने की जगह थी। मोनेस्टिक लाइफ की बात करते, कैसी थी मोनेस्टिक लाइफ। तो मोनेस्टिक लाइफ जो थी वो बड़ी ही सिंपल थी और साथ ही साथ ऑर्डरली थी, यानी व्यवस्थित थी, मतलब हर चीज़ जो थी वो फिक्स थी, ठीक। हैड टू फॉलो ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, उनको स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जो था, रूल्स वगैरह बनाए गए थे वो उनको फॉलो करने होते थे। द मोनेस्ट्री वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल बिल्डिंग। मोनेस्ट्री होती कैसी थी, वो स्ट्रॉन्ग और सिंपल बिल्डिंग होती थी, जो कि घिरी होती थी किससे, पॉन्ड से, ऑर्चिड से, गार्डन से, ठीक है। उसके अलावा फील्ड से, ये सारी चीज़ें इसके आसपास होती थी। इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज होती थी, मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्री जो होती थी उनके अटैच होता था उनके साथ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें अटैच होती थी। तो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, इम्पैक्ट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी जो है वो अच्छी बनाई जा सके, लोगों की, नीडी जो है, पुअर जो है, सिक जो है, उनकी हेल्प की जा सके, और इसीलिए ये सारी चीज़ें उनके साथ अटैच होती थी। रोल ऑफ मोनेस्ट्रीज इन मेडिवल यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है। ये भी इम्पैक्ट ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने बहुत सारे काम कराए लोगों के अच्छे के लिए, जैसे कि बिल्डिंग अ स्कूल, एजुकेटिंग चिल्ड्रेन, ठीक है, स्कूल्स बनवाना, बच्चों को एजुकेटेड करना, ठीक है। हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी बाय बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जगह जगह बनवाना, साथ ही साथ जो सिक हैं, नीडी हैं, पुअर हैं, उन सब की हेल्प करना। एस्टेब्लिशिंग अ लाइब्रेरी वेयर ऑल द बुक्स वर हैंड रिटन बाय मॉन्क, मॉन्क के द्वारा लिखी गई लाइब्रेरीज
मॉनेस्ट्रीज जो थी वो इस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ मॉन्क, क्योंकि उस समय क्या था, प्रिंटिंग मशीन जो थी वो थी नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या था, मॉन्क के द्वारा लिखी हुई बुक जो थी वो लोगों के लिए अवेलेबल कराना लाइब्रेरी के द्वारा। ग्रो क्रॉप्स, जो लैंड जहाँ पर क्रॉप जो है ग्रो नहीं की जा सकती है, ऐसी लैंड पर क्रॉप जो है वो ग्रो कराना। इसके अलावा पेंटिंग्स वगैरह, जो वुड हैं उनमें कार्विंग, ठीक है, वॉल में तरह तरह की डिज़ाइंस करवाना, पेंटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइडिंग शेल्टर फॉर ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स हैं उन्हें शेल्टर, रहने की जगह जो है वो प्रोवाइड कराना। गिविंग फूड एंड क्लोथ्स टू पुअर एंड नीडी, जो पुअर हैं, नीडी हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन्हें खाने के लिए मिल जाए, पहनने के लिए मिल जाए, ठीक है, और रहने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी तरफ से अवेलेबल कराना। ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स इन गार्डन, जो गार्डन्स हैं उनमें मेडिसिनल हर्ब्स वो ग्रो कराना। अब देखिए यहाँ से पहले क्या था, एग्रीकल्चर में तो सभी इन्वॉल्व थे, बट यहाँ से उसको बॉटनी को कह सकते हैं या तो कि एक अलग डायरेक्शन मिला कि मेडिसिनल जो हर्ब्स हैं उनको भी उगाया जाए, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ से शुरू होती है। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या रहा इस मॉनेस्ट्री का? इन मॉनेस्ट्री का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन फील्ड में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन जो है वो पहुंचाई जा सके, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे अदर सब्जेक्ट से रही हो, ठीक है। सम मॉनेस्ट्रीज लेटर डेवलप्ड इनटू सेक्युलर यूनिवर्सिटीज़, हम देखते हैं बाद में कई मॉनेस्ट्रीज ऐसी थी जो कि सेक्युलर यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हो गई। सेक्युलर मतलब रिलीजन से हटकर, जैसे कैम्ब्रिज हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, ठीक है, ये जहाँ पर कि बराबर प्रॉपर जो थी स्टडी सब्जेक्ट की कराई जाती थी, जैसे लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस लेसन अदर सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो टॉट इन दीज, ठीक है, तो ये हो गया कि रिलीजियस लेसन के अलावा भी और सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। पार्चमेंट, लिखने के लिए पार्चमेंट का यूज़ किया जाता था, ठीक है। दीज बुक्स वर अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ एंशंट एंड मेडिवल सिविलाइजेशन इन यूरोप। पार्चमेंट पर लिखा जाता था, जो कि लिखा जाता था हाथ से, ठीक है, हाथों से लिखा जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन उस समय इन्वेंशन नहीं हो पाया था। अभी पहले भी हमने इस बारे में बात की। ये बुक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, किस लिए, जो एंशंट और मेडिवल सिविलाइजेशन था यूरोप का, उसके बारे में जानने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो थी, जो पार्चमेंट वगैरह पे लिखी गई थी, तो वो क्या थी, वो कॉपी थी बाइबल का, उसके अलावा जो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक या लैटिन बुक्स जो थी उनकी कॉपी थी वो सभी। तो इस तरह से जगह जगह से, जहाँ जहाँ से सोर्स अवेलेबल हो सकते थे, वहाँ से कॉपी करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचाना, जिससे कि उन्हें नॉलेज जो है वो चीज़ों का हो सके। इसीलिए हमने अभी बात की कि एजुकेशन फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये रहा इम्पैक्ट मॉनेस्ट्रीज एंड क्रूसेड्स का, कि उस समय हमने क्या देखा था, धर्म युद्ध जो था, ठीक है, क्रूसेड्स था, वो लोगों तक पहुंचाया गया, और उसके बाद लोग जो थे मॉन्क बने, मॉनेस्ट्रीज जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई, और जो मॉनेस्ट्रीज थी उन्होंने आगे आकर हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।